हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल सिविल्स तैयारी। आज की कॉम्प्रिहेंसिव न्यूज़ एनालिसिस में आप सबका स्वागत है। कॉम्प्रिहेंसिव न्यूज़ एनालिसिस शुरू करने से पहले डेली आंसर राइटिंग चैलेंज के क्वेश्चंस को देखेंगे। पहला क्वेश्चन है हमारा जीएस पेपर नंबर 2 से। क्वेश्चन में पहला पार्ट हमारा इंटरनेशनल रिलेशन से है। क्वेश्चन कहता है, व्हाट आर द इम्प्लीकेशंस ऑफ यूएस ब्रोकर्ड यूएई इजराइल डील ऑन इंडिया। तो भारत पर यूएई और इजराइल के बीच अमेरिका की मध्यस्थता में हुई डील का क्या निहितार्थ है। सेकेंड क्वेश्चन हमें देखना है पॉलिटी से। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगेन क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट पर है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है, व्हाट इज मेंट बाय क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। कैन कोर्ट कन्विक्ट समवन फॉर क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑन द बेसिस ऑफ कमेंट्स मेड इन द सोशल मीडिया। तो न्यायालय की आपराधिक अवमानना का क्या अर्थ है। क्या अदालत सोशल मीडिया में की गई टिप्पणियों के आधार पर किसी को आपराधिक अवमानना के लिए दोषी ठहरा सकती है। दोनों क्वेश्चंस आज के बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाला क्वेश्चन प्रशांत भूषण जी के केस से रिलेटेड है। ये क्वेश्चन हमारा आज इजराइल डील के बारे में, इजराइल और यूएई के डील के बारे में। सो गाइज, आज सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा एससी फाइंड्स भूषण गिल्टी ऑफ कॉन्टेम्प्ट फॉर ट्वीट्स। तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि क्रिमिनल कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या होता है और सुप्रीम कोर्ट ने किस तरह से प्रशांत भूषण जी, जो कि एक सीनियर लॉयर हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनको जो है क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के बारे में गिल्टी घोषित किया है। और ये 3 जज बेंच थी। तो ये जो है सिंगल जज बेंच ने नहीं किया, 3 जज बेंच ने किया है। अब प्रशांत भूषण जी ने क्या कहा था केस में, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है इस केस के अंदर। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि जुडिशरी जो है एक सेंट्रल पिलर है इंडियन डेमोक्रेसी का, और एक अटेम्प्ट अगर किया जाए इसकी फाउंडेशन को शेक करने के लिए, तो इसको बहुत ही आयरन हैंड के साथ हमें डील करना है। उसके साथ साथ इन्होंने ये भी कहा कि क्रिटिक्स एक इंस्ट्रूमेंट होते हैं रिफॉर्म के, बट अगर वो जो है जानबूझ करके जो आपकी जुडिशरी है उसको मेलाइज के साथ जो है उसको खराब करने की कोशिश करें, वो होस्टाइल क्रिटिसिज्म करें जज का या फिर जुडिशरी का, तो इससे जो है कोर्ट स्कैंडलाइज होती है। जुडिशरी का ये भी कहना था कि अगर ऐसे अटैक को सही से हम डील नहीं करेंगे, फर्मनेस के साथ डील नहीं करेंगे, तो इससे नेशनल ऑनर के ऊपर फर्क पड़ेगा, प्रेस्टीज और जो कॉमेडी होती है, जो एक मतलब क्लोजनेस होती है नेशंस के बीच में, उसके ऊपर फर्क पड़ेगा। केस क्या था। केस ये था कि 3 जज की बेंच ने एक ट्वीट जो किया गया था प्रशांत भूषण जी के द्वारा, 2 ट्वीट किए गए थे। इन दोनों ट्वीट को एज ए कंटेम्प्ट कहा है और ये माना है कि ये दोनों जो है सुप्रीम कोर्ट को स्कैंडलाइज करते हैं एज एन इंस्टीट्यूशन। ठीक है, तो पहले हम जो है केस देख रहे हैं, उसके बाद हम देखेंगे कि क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या होता है। ट्वीट जो है इनका इफेक्ट ये था कि इन्होंने इंडियन डेमोक्रेसी को डिस्टेबलाइज किया, और इस तरह का अगर कोई भी अटेम्प्ट किया जाता है तो वो पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं होता है, और इसीलिए इसको जो है हमें स्ट्रिक्टली डील करना है, ऐसा 108 पेज के जजमेंट में कहा गया है। तो जो जजमेंट आया इसमें 108 पेजेस का वो जजमेंट आया है। तो ये अगर हम मेजर की बात करें, बेंच 3 बेंच के ने ये जजमेंट दिया था। बेंच को हेड किया था जस्टिस अरुण मिश्रा ने। उन्होंने कहा कि जब कोई भी ऐसी स्कीम जो है डैमेज करे पब्लिक कॉन्फिडेंस को जुडिशरी के ऊपर, या फिर जिसको मतलब फियरलेस जस्टिस को जो है हैम्पर करे, तो उसके खिलाफ जो है फर्मली स्टैंड करना पड़ता है। कोर्ट ये इग्नोर नहीं कर सकती कि अगर कोर्ट का डिसरेस्पेक्ट किया जाएगा या डिसअफेक्शन क्रिएट करने की कोशिश की जाएगी किसी भी स्करिलियस ट्वीट, मतलब कि मलेशियस ट्वीट के द्वारा, तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। अब क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की तरफ आते हैं। क्या होता है क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, यही हमारा क्वेश्चन था। तो ये देखिए क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट यहाँ पे आपका लिखा हुआ है। तो अगर हम क्रिमिनल कंटेम्प्ट की बात करें, तो कोई भी ऐसी चीज जो कि कर्टेल करे या इम्पेयर करे फ्रीडम या फिर फ्रीडम ऑफ लिमिट ऑफ द जुडिशियल प्रोसीडिंग, मतलब जुडिशियल प्रोसीडिंग की कोई भी लिमिट को कर्टेल करता है कुछ चीज, या इम्पेयर करती है या लिमिट करती है, जिससे कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लॉ हैम्पर होता है, मतलब कि लॉ का एडमिनिस्ट्रेशन सही से नहीं हो पाता, या फिर जस्टिस के ड्यू कोर्स से इंटरफेयर करती है, तो उसको हम क्रिमिनल कंटेम्प्ट बोलते हैं। ये जो है ओसवाल्ड ने कैसे डिफाइन किया है। ओसवाल्ड ने डिफाइन किया है कि कोई भी ऐसी कंडक्ट जिसकी वजह से अथॉरिटी और एडमिनिस्ट्रेशन जो है लॉ की वो डिसरेस्पेक्ट में आती है या डिसरिगार्ड में आती है,
उसके साथ साथ किसी भी पार्टी में अगर प्रेजुडिस क्रिएट होता है, विटनेस के माइंड में कोई प्रेजुडिस क्रिएट होता है लिटिगेशन के दौरान, तो उसको हम क्रिमिनल कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट बोलते हैं। इंडिया में ये जो क्रिमिनल कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, ये डिफाइन होती है अंडर कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट 1971। इसका सेक्शन 2A डिफाइन करता है क्रिमिनल कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट को, कि ऐसा कोई भी कंडक्ट जिसकी वजह से जो एग्जिस्टिंग लॉ है वहां पे मतलब जो वर्किंग ऑफ लॉ है वो अनसर्टेन हो जाता है, अनडिफाइंड हो जाता है या अनसेटिस्फैक्ट्री हो जाता है। मतलब उसके साथ साथ कंटेम्प्ट में दो इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट जो है सिटीजन्स के टच होते हैं, राइट टू पर्सनल लिबर्टी एंड राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। जब भी कोर्ट कहती है कि उनका क्रिमिनल कॉन्टेम्प्ट हुआ है तो ये दो राइट हमारे टच होते हैं। इसीलिए इस अगर कभी भी इस तरह से कॉन्टेम्प्ट का केस आता है तो वो एक स्पेशल कमेटी के द्वारा डिसाइड किया जाता है। ठीक है, तो ये आपका जो है क्रिमिनल कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो गया, जहां पर कोई भी ऐसा कॉन्डक्ट जिसकी वजह से जुडिशरी स्कैंडलाइज होती है, जुडिशरी अपना काम नहीं कर पाती, उसको हम क्रिमिनल कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट कहते हैं। इंडिया के अंदर ये क्रिमिनल कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट अंडर सेक्शन 2A ऑफ कॉन्टेम्प्ट ऑफ द कोर्ट एक्ट 1971 डिफाइन किया जाता है। ठीक है, उसमें अगर कोई गिल्टी पाया जाता है क्रिमिनल कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट का, तो उसको सजा हो सकती है, इम्प्रिजनमेंट हो सकता है जो कि 6 महीने तक एक्सटेंड कर सकता है, या फिर फाइन हो सकता है 2000 का, या दोनों चीजें हो सकती हैं। जुडिशरी ने ये जजमेंट प्रोनाउंस करते हुए ये माना कि उनका जो एक जजमेंट है काफी एक्सट्रीम है, क्योंकि प्रशांत भूषण जी एक लॉयर हैं, पर उन्होंने ये भी कहा कि ये जरूरी है, नेसेसरी है, जिससे कि स्ट्रीम ऑफ जस्टिस प्योर, सेरीन और अनडिफाइल्ड रहे, मतलब खराब ना हो। याद आपको ऐसे का ऐसा ही कोट करना है, स्ट्रीम्स ऑफ जस्टिस रिमेन्स प्योर, सेरीन एंड अनडिफाइल्ड। उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि जुडिशरी एक सेंट्रल पिलर होता है इंडियन डेमोक्रेसी का, इसीलिए ड्यूटी है कोर्ट की कि वो पनिश करे जिससे कि किसी को भी, जिससे कि उसकी डिग्निटी प्रिजर्व्ड रहे, और ये चीज जजमेंट ने एम्फोसाइज की है। कोर्ट, अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि क्या ये ट्वीट के लिए हो सकता है, तो कोर्ट का कहना है कि अगर कोई भी ऐसा अटैक कहीं पर भी किया जाता है और उसको हम रिक्विजिट डिग्री ऑफ फर्मनेस से डील नहीं करते, तो इससे नेशनल ऑनर खराब होता है, प्रेस्टीज खराब होती है और कॉमेडी जो है नेशंस की खराब होती है। तो इसका मतलब ये मतलब हमारे जो ट्वीट्स वगैरह या सोशल मीडिया पे हमने कुछ भी पोस्ट किया, उसके अगेंस्ट भी कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग्स सुओ मोटो की जा सकती है, जैसे कि प्रशांत भूषण जी के केस में हुआ है। ठीक है, तो ये हमारे कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें देखने हैं। अब आगे बढ़ते हैं, अपने एडिटोरियल्स को आज देखते हैं क्या क्या एडिटोरियल्स हमारे आए हैं। तो पहला एडिटोरियल हमारा है गैप्स इन कास्टिंग ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। बहुत ज्यादा इसमें से हमें देखना नहीं है, ये आपका टीपी श्रीनिवासन जी के द्वारा लिखा गया है। आर्टिकल में कहा गया है कि जब भी मुसीबतें आती हैं तो एक साथ आती हैं, बहुत सारी मुसीबतें एक साथ आती हैं। सॉरो व्हेन द सॉरोज कम्स नॉट एज सिंगल स्पाइस बट इन बटालियंस, मतलब कि जब भी मुसीबतें आती हैं तो एक साथ ना होकर के बहुत सारी एक साथ आती हैं, एक एक करके ना आके बहुत सारी एक साथ आती हैं। तो क्या क्या फॉरेन प्रॉब्लम्स हमें अभी देखने को मिल रही हैं। सबसे पहला जो फॉरेन एग्रेशन की प्रॉब्लम है वो LAC पर जो चाइनीज का बिल्डअप है, एक तो ये प्रॉब्लम है। दूसरी प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ रही है, ईरान जो है वर्चुअल अलायंस में आ गया चाइना के साथ, कार्टोग्राफिक एग्रेशन देखना पड़ा हमें नेपाल से, उसके साथ साथ पाकिस्तान से। रशिया जो है क्लोज हो रहा है चाइना के, पाकिस्तान जो है LOC पर कंटिन्यूसली इन्फिल्ट्रेशन की बिड्स करा रहा है। तो ये सारी हमारी फॉरेन पॉलिसी प्रॉब्लम्स हैं जो हमें अभी देखने को मिल रही है। अब जब भी हम फॉरेन पॉलिसी, ये इधर से हमें कुछ भी बात नहीं करनी है, यहाँ से देखिए, जब भी हम फॉरेन पॉलिसी की अंडरस्टैंडिंग को देखते हैं तो वो 3 मैटर्स में हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं। 3 तरह के मुद्दे होते हैं। पहला क्या होता है फॉरेन पॉलिसी में, जो एक्चुअल इश्यू है। अब ये जो एक्चुअल इश्यू होता है, कोई भी इश्यू पर की जो एक्चुअल डिटेल्स होती हैं किसको पता होती है, इंटरलोक्यूटर्स को पता होती है। मतलब कि जो आपके डिप्लोमेट्स हो गए उनको पता होती है, सीनियर डिप्लोमेट्स को, सभी डिप्लोमेट्स को नहीं पता होती। दूसरा होता है आपका जो इश्यू आता है फॉरेन पॉलिसी का, ये ऑफिशियल वर्जन होता है, मतलब कि जो ऑफिशियल स्टेटमेंट्स होते हैं। ठीक है, तो ये ऑफिशियल स्टेटमेंट जो है कैलिब्रेट करके बनाए जाते हैं, जिससे कि जो जो भी हमारी गवर्नमेंट है उसके स्पोक्स पर्सन देते हैं इसको, जिससे कि थोड़ी सी जो हमारी इस तरह से स्टेटमेंट दिए जाते हैं जिससे कि इंटरनेशनल रिलेशंस की जो एक हम कहते हैं ना कि उनकी जो एक
बहुत इंपॉर्टेंस होती है या फिर उनकी जो एक न्यूट्रलिटी होती है वो मेंटेन रहे। और तीसरा एक रोजी पिक्चर होती है जो कि जनरल पब्लिक के सामने फीड की जाती है गवर्नमेंट के स्पोक्स पर्सन के द्वारा, ऑफिशियल्स और फ्रेंडली प्रेस के द्वारा। ज्यादातर ये मीडिया के द्वारा, फ्रेंडली प्रेस के द्वारा क्रिएट की जाती है, जिससे कि पब्लिक ओपिनियन बिल्ड हो। तो तीसरा जो है पब्लिक ओपिनियन होती है। ठीक है, तो 3 हो गए आपके किसी भी फॉरेन पॉलिसी को लेकर के मुद्दे। अब हम देखते हैं इन मतलब ये ऑफिशियल स्टेटमेंट और पब्लिक ओपिनियन, ऑफिशियल स्टेटमेंट को ना देख करके एक्चुअल इश्यू और पब्लिक ओपिनियन, ये कुछ इंपॉर्टेंट इश्यूज के बारे में देखेंगे। पहला इश्यू है चाइना से रिलेटेड। चाइना से रिलेटेड एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है? एलएसी पर इतने दिन होने के बावजूद भी 5-6 जो है राउंड्स ऑफ बहुत डिस्कशंस हो चुके हैं फॉरेन मतलब मिलिट्री के बीच में भी और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में भी, फिर भी पांगोंग सो से डी एस्केलेशन या स्टेटस को एंटे अभी रिस्टोर नहीं हुआ है चाइना के द्वारा। तो ये हमारी एक्चुअल इश्यू है। और यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है कि इन्वेस्टमेंट हमने किया था, प्राइम मिनिस्टर ने इन्वेस्टमेंट किया चाइनीज एक्सपर्ट्स के थ्रू, उसके साथ साथ वुहान स्पिरिट, चेन्नई कनेक्ट, ये सारी जो है पब्लिक ओपिनियन बिल्ड करने के लिए, पब्लिक एजेंडा बिल्ड करने के लिए लास्ट ईयर किए गए थे। तो पब्लिक ओपिनियन में हमने ऐसा सोचा नहीं था कि एक ऐसी कंडीशन आएगी जब हमें अगर हम बात करें चाइना को लेकर के, तो चाइना के साथ एलएसी पर इस तरह का स्टैंड ऑफ देखना पड़ेगा। लास्ट ईयर मतलब पिछले 2 साल से जिस तरह की डिप्लोमेसी इंडिया और चाइना के बीच में हो रही थी, उसके बाद हमने देखा कि जब एलएसी का स्टैंड ऑफ हुआ है तो तुरंत हमारे जो प्राइम मिनिस्टर जी का एक जो भाषण है वो चाइना को लेकर के एक्सपेंशनिस्ट पावर के रूप में हो गया है। उसके साथ साथ हम जो है रीसेट ऑफ रिलेशंस की बात कर रहे हैं, और रीसेट ऑफ रिलेशन के साथ साथ ये तो हमारा जो है एक्चुअल इश्यू हो गया। पब्लिक ओपिनियन क्या बिल्ड की गई है? पब्लिक ओपिनियन ये बिल्ड की गई है कि चाइना ने एक बहुत हिमालयन ब्लंडर क्रिएट किया है मिलिट्री जो है एडवेंचरिज्म करके हमारे बॉर्डर पर, और उसके साथ साथ डिसएंगेजमेंट जो प्रॉमिस किया गया था वो अभी तक हुआ नहीं है, उसके बावजूद भी एक क्लियर विक्ट्री सी जो है इंडिया को घोषित की जा रही है। इसी तरह से हम सेकंड इशू की बात करते हैं, रशियन टाइज की अगर हम बात करें, रशियन इश्यूज की अगर हम बात करें, तो 1962 में हम काफी सरप्राइज हो गए थे जब सोवियत यूनियन ने इंडिया चाइना वॉर में इंटरफियर करने के लिए मना कर दिया था, इस बात को कह के कि एक भाई है तो दूसरा दोस्त है। तो हमारा एक्सपीरियंस जो है रशिया के साथ ये बताता है कि रशिया अगर इंडिया और चाइना का स्टैंड ऑफ होगा तो रशिया कोई भी साइड नहीं लेगा, एटलीस्ट इंडिया की साइड तो नहीं लेगा। उसके बावजूद हम जो है इंडिया रशिया को जो पब्लिक ओपिनियन है, रशिया को बहुत ही ज्यादा फ्रेंडली सोचती है, रशिया को एज ए फ्रेंड सोचती है, ऑल वेदर फ्रेंड के रूप में देखती है। रिसेंट डेज में जो है हमारी जो टाइज है रशिया के साथ वो काफी खराब भी हुई है। आपने देखा होगा कि रशिया जो है कोवर्टली, हम देखें तो चाइना के साथ बहुत उसके जो रिलेशनशिप है वो क्लोज होते जा रहे हैं, और जितना हम यूएसए के क्लोज जा रहे हैं उतना कहीं ना कहीं हमारी जो एक स्ट्रैटेजिक अलाइनमेंट है रशिया के साथ वो कम होता जा रहा है। ऐसे में अगर हम रशिया की बात करें तो रशिया इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, फेरी टेल के रूप में हम इसके साथ रिलेशनशिप देखते हैं, बट रियलिटी अगर हम एक्सेप्ट करें तो 60% हमारी जो आर्म सप्लाई है वो नो डाउट रशिया से आती है, और ये चीज अच्छी नहीं है, लॉन्ग रन में सस्टेनेबल नहीं है। क्योंकि अगर कोई हॉट वार होता है तो फिर उसके उस दौरान में रशिया ने अगर सप्लाई तोड़ दी चाइना के दबाव में, तो इससे हमें जो है प्रॉब्लम क्रिएट होगी, क्योंकि रशिया चाइना अब क्लोजर एलाइज हैं एज कंपेयर टू रशिया एंड इंडिया। तीसरा जो हम यूएनएससी की बात करें और एनएसजी की बात करें, तो यूएनएससी में 1979 से लेकर के हम जो है कैंपेनिंग कर रहे हैं कि इंडिया को जो है यूएनएससी का परमानेंट मेंबर बनाया जाए। ये जो है एक्चुअल इशू है, हम कैंपेनिंग कर रहे हैं, और पब्लिक ओपिनियन यही है कि हम इंडिया अल्टीमेटली जो है यूएनएससी का परमानेंट मेंबर बन जाएगा। बार बार ये ओपिनियन जो है क्रिएट की जाती है, बट रियलिटी क्या है, एक्चुअल इशू क्या है? अब यूएनएससी में मेंबर बनने के लिए 2/3 की मेजोरिटी आपको चाहिए यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में। अब आप खुद सोचिए कि इतने सारे जो नेशंस हैं, वास्ट मेजोरिटी जो मेंबर्स हैं, जिनके पास खुद वीटो पावर नहीं है, वो 5 की वीटो से ही परेशान है, तो क्या एक और कंट्री को जो है वीटो पावर देंगे? ज्यादा कंट्रीज को वो वीटो पावर देंगे? ऐसा जो है डिफिकल्ट है, शायद ये प्रोबेबल नहीं हो नहीं पाएगा करंट स्कीम ऑफ यूनाइटेड नेशंस में। इसके तहत अगर हमें ऐसा चाहिए तो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं रिफॉर्म्स ऐसे होंगे कि ये पूरा का पूरा जो स्कीम है यूनाइटेड नेशंस की उसको डिसमेंटल करना पड़ेगा। करंट अभी जो है इल्यूजन रह सकता है, रियलिटी में ये अचीव करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है।
इसी तरह से हम बात करते हैं नेशनल एनएसजी की मेंबरशिप की, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप की मेंबरशिप की हम बात करते हैं। अब न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप की अगर हम बात करें तो इंडिया ने न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप की हमको हम अगर देखते हैं तो इंडिया ने ज्वाइन किया था, सॉरी इंडिया के अगेंस्ट ये क्रिएट किया गया था। इंडिया ज्वाइन कर ही नहीं सकता है, क्योंकि जिस तरह से नेटो की हम बात करते हैं वो यूएसएसआर या फिर रशिया को कंट्रोल करने के लिए बनाया गया था। इसी तरह से एनएसजी जो है 1974 में एज अ रिस्पॉन्स कि इंडिया ने एक न्यूक्लियर टेस्ट किया था, उसके रिस्पॉन्स में न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप जो है बनाया गया था, जिससे कि इंडिया न्यूक्लियर आर्म्स को क्रिएट ना कर पाए। दूसरी चीज, एनएसजी के हर मेंबर के पास ने जो है एनपीटी साइन की हुई है। तो एनएसजी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे दो मुद्दे आते हैं। एक तो एनपीटी हम इंडिया ने साइन नहीं किया, ना इंडिया कर सकता है, क्योंकि अगर इंडिया एनपीटी साइन करता है तो इंडिया को अपने जो स्टॉक पाइल है वो खत्म करना पड़ेगा। ये इंडिया नहीं चाहेगा खत्म करना। दूसरी चीज, एनएसजी जो है एज अगेंस्ट इंडिया जो है बनाया गया था, इंडिया को कंट्रोल करने के लिए बनाया गया था। तो ऐसे में इंडिया के अंदर जो है एनएसजी की एंट्री आसानी से नहीं हो सकती। ज्यादा से ज्यादा एनएसजी हमें वेवर दे सकता है, जो ऑलरेडी यूनिलेटरल वेवर वो हमें दे चुका है, तो उससे ज्यादा हम कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। इसी तरह से सिविल लाइबिलिटी लॉ की बात आती है। हम जब भी यूएस और इंडिया के बायलैटरल रिलेशंस की बात होती है तो कहा जाता है कि यूएसए हमें 6 न्यूक्लियर रिएक्टर देगा आंध्र प्रदेश में लगाने के लिए। बट जब भी यूएसए ऐसा देने वाला होता है तो यूएसए एक क्लॉज ले आता है कि इंडिया का जो एक सिविल लाइबिलिटी बिल है, जिसके तहत न्यूक्लियर डैमेज की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी वो सप्लायर की होगी, और इस वजह से जो है वो हमें 6 जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स है वो नहीं दे पा रहा है। तो बार बार बात आती है कि शायद ये हम हटा दे तो शायद हमें यूएसए प्रोवाइड करेगा। बट रियलिटी ये है कि यूएसए की ने जो यूएसए का जो विल क्लिंटन वाला जो इरा था, उसने साफ किया था कि अगर इंडिया के साथ यूएसए का एंगेजमेंट होता है, सिविल न्यूक्लियर कॉपरेशन होता है, टेक्नोलॉजी, इससे क्या होगा कि टेक्नोलॉजी एक्वायर हो जाएगी और मटेरियल्स इंडिया के पास पहुंचेंगे, जिससे कि इंडिया की जो न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है वो स्ट्रेंथन होगी, और इसमें यूएसए जो है एक बड़ा रोल प्ले करेगा। और यूएसए नहीं चाहता है कि वो एक बड़ा रोल प्ले करे इंडिया की न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को बढ़ाने में। ये जो पोजीशन है तब से लेकर आज तक चेंज नहीं हुई है। तो एक्चुअल मुद्दे कुछ और होते हैं, पब्लिक ओपिनियन कुछ और होती है। फॉरेन पॉलिसी में ये सारी चीजें बहुत बड़ा मायने रखती हैं, परसेप्शन ज्यादा मायने रखती हैं। और जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं, जो हमारे डिप्लोमेट्स होते हैं, वो कहीं ना कहीं परसेप्शन का मैनेजमेंट करते हैं। ऐसे में ये जरूरी होगा कि हम ये समझें कि एक्चुअल मुद्दा क्या है और किस तरह से उसको सॉल्व करना है, रेदर देन जस्ट मैनेजिंग द परसेप्शन। परसेप्शन के मैनेजमेंट के ऊपर उठ करके हमें रियल इश्यूज को सॉल्व करना है, क्योंकि ऑलमोस्ट कुछ इश्यूज बहुत पेंडिंग है, जिस वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, जो इनको जितनी जल्दी से जल्दी सॉल्व कर लिया जाएगा उतना अच्छा होगा। नेक्स्ट आर्टिकल हमें देखना है, डेमोक्रेसी नीड्स एन इंटरनेट ओम्बड्समैन। अब यहाँ पर ये अभिषेक मनु सिंघवी जी के द्वारा लिखा गया है, जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन है। तो इस तरह से हमें ये आर्टिकल देखना है, पहले ही मैंने आपको बता दिया है। अगर आपको कुछ भी इसमें पॉलिटिकल लगता है तो आप उस चीज को एक बार मतलब ध्यान से पढ़ें। तो यहाँ से क्वेश्चन क्या आ सकता है कि जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, शुड वी मेक एन इंटरनेट ओम्बड्समैन, क्या हम बनाएं, क्योंकि इस बारे में भी डिस्कशन चल रहे हैं। तो उसी पर ये आर्टिकल आपका बेस्ड है और यहाँ से आप कुछ पॉइंट्स उठा सकते हैं। देखिए, जब भी कोई रिलेशनशिप की बात की जाती है जिसमें ट्राइलेटरल रिलेशन हो, 3 पार्टीज हो, जैसे कि अभी अगर हम इंटरनेट की सिक्योरिटी की बात करें तो यहाँ पर 3 पार्टीज हैं, गवर्नमेंट इन्वॉल्व है, कंपनीज इन्वॉल्व हैं और सिटीजन इन्वॉल्व हैं। तो ऐसे में जो ट्रस्ट होता है वो जो है ब्रेक डाउन हो जाता है, ट्रस्ट की कैजुअलिटी सबसे पहले होती है, ये माना जाता है। गवर्नमेंट्स और जो प्राइवेट कंपनीज हैं वो इंटरनेट को यूज करती हैं एज अ मींस ऑफ कंट्रोल, सर्वेलेंस, और उसके साथ साथ फ्रॉड डिटेक्शन के बियॉन्ड यही काम भी किया जाता है, डेटा को स्टोर किया जाता है। और कभी कभी ये डेटा क्रिमिनल और फाइनेंशियल जो भी आपका डेटा है, क्रिमिनल डेटा या फाइनेंशियल डेटा है, पॉलिटिकल सर्वेलेंस के लिए भी यूज किया जाता है। उसके साथ साथ कभी कभी ये डेटा जो है थर्ड पार्टीज के साथ भी शेयर किया जाता है। सिटीजन्स को बहुत अनफिल्टर्ड, एक तो ये मुद्दा हो गया कंट्रोल और सर्वेलेंस का। तो क्या क्या इश्यूज हैं, देखिए इश्यूज क्या हैं। पहला इशू हमने देखा कि अगर हम इंटरनेट की बात करें, इंटरनेट हाईवे की बात करें, इश्यूज इन इंटरनेट हाईवे, तो सुपर हाईवे। पहला इशू ये है कि बहुत सर्वेलेंस किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है डेटा को।
और दूसरा जो है ये दूसरा जो इशू है वो ये है कि हमारे पास अनफिल्टर्ड इंफॉर्मेशन आती है। अनफिल्टर्ड इंफॉर्मेशन का मतलब क्या हो गया कि ये फेक इंफॉर्मेशन आती है। अब ये दोनों चीजें मिल करके क्या बना देती हैं कि इंटरनेट पर एक तरफ हमारे सामने कंट्रोल भी है, सर्वेलेंस भी है, दूसरी तरफ हमारे सामने जब अनफिल्टर्ड इंफॉर्मेशन आ रही है, फेक इंफॉर्मेशन आ रही है, तो इससे ओवरऑल असर पड़ता है डेमोक्रेटिक एक्सप्रेशन का, क्योंकि कंट्रोल अगेन इट इज अगेंस्ट योर प्राइवेसी। सर्वेलेंस अगर कोई आपके ऊपर कर रहा है तो आप नहीं चाहेंगे कि आपके, क्योंकि इससे आपकी प्राइवेसी का हनन होता है, जो कि सीधे सीधे अगेंस्ट है जस्टिस के पुत्तुस्वामी गवर्नमेंट की के पुत्तुस्वामी जो हमारा केस था उसकी जजमेंट के अगेंस्ट है। और दूसरी बात, अगर आप फेक न्यूज की बात करें तो हमने अभी दिल्ली राइट्स के टाइम पे देखा था किस तरह से फेक न्यूज ने एक जो है राइट सिचुएशन क्रिएट कर दी थी। तो और ये जो है ऑफिशियल वर्जन में दिया गया है, तो इसलिए कहीं ना कहीं एक मैनेजमेंट की बात आती है कि इंटरनेट को मैनेज करना जरूरी हो गया है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा फेक न्यूज और अनफिल्टर्ड इंफॉर्मेशन जो है कैरी ऑन करती है सोशल मीडिया पे, जो जिस बारे में आपसे जो है क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। अब क्योंकि इसको मैनेज करना जरूरी है, तो ऐसे में प्रॉब्लम आ जाती है कि अगर गवर्नमेंट मैनेज करेगी तो सर्वेलेंस होगा गवर्नमेंट के द्वारा, प्राइवेट कंपनीज अगर मैनेज करेंगी तो प्राइवेट कंपनीज भी सर्वेलेंस कंट्रोल, उसके साथ साथ बहुत सारी अनएथिकल प्रैक्टिसेस जैसे कि हमारा डेटा थर्ड पार्टीज को सेल करना, जैसे कैम्ब्रिज एनालिटिका ने किया था, वो सब किया जा सकता है। इस सब से क्या होता है कि हमारी जो डेमोक्रेटिक एक्सप्रेशन होता है वो चेंज किया जा सकता है, हमारे परसेप्शन जो पॉलिटिकल परसेप्शन है उनको मैनेज किया जा सकता है, उसके साथ साथ हमारे जो थॉट प्रोसेस है उसको चेंज किया जा सकता है। फिर जो फेक न्यूज वाला मुद्दा है वहां पर हम देख सकते हैं कि जो फेक न्यूज व्हाट्सएप पर जनरेट हुए थे, उन्होंने प्रिमिटिव अस वर्सेस देम वाली जो ग्रुप मेंटालिटी है उसको क्रिएट किया था, और जिसका मैनिफेस्टेशन दिल्ली राइट्स में हुआ था। इसी तरह से हम कोविड के टाइम पे भी हमने देखा है कि बहुत सारे फेक न्यूज जो है राउंड्स लेते रहते हैं। तो ऐसे में अब क्वेश्चन होता है कि किस तरह से हम डेटा जो कि काफी इंपोर्टेंट होता है, काफी ट्रू और फॉल्स डेटा जो है इंटरनेट पे पाया जाता है, उसको किस तरह से जो है हम मैनेज करें, जिससे कि हमारा जो डेटा है लोगों तक इंफॉर्मेशन भी पहुंचे, उसके साथ साथ एक जो लोगों की प्राइवेसी है वो भी मेंटेन रहे, लोगों के ऊपर सर्वेलेंस ना हो। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? गवर्नमेंट ने बोला कि पर्सनल प्रोटेक्शन डेटा बिल ये गवर्नमेंट लेकर के आएगी, जो कि 2018 में गवर्नमेंट लाई थी। इससे कंट्रोल और सर्वेलेंस बढ़ता है और प्राइवेसी जो है सिटीजन्स की ये कम होती है। इसके जो है फार रीचिंग जो एग्जेम्पशंस हैं, इससे इवन प्राइवेट पार्टीज को भी कहीं ना कहीं डेटा का एक्सेस मिल जाएगा। और ये जो अनफेटर्ड एक्सेस है पर्सनल डेटा का, ये जो 3 टेस्ट बताए गए थे लीगैलिटी, नेसेसिटी और प्रोपोर्शनैलिटी के अबाउट दी प्राइवेसी, तो जो जो जस्टिस पुत्तस्वामी गवर्नमेंट जजमेंट के टाइम पे 3 टेस्ट किए गए थे कि अगर ये 3 कंडीशंस नहीं मीट आउट हो रही हैं तो आप डेटा को मतलब प्राइवेसी मेंटेन करने के लिए 3 कंडीशन जरूरी है, 3 टेस्ट जरूरी है। पहली चीज, कोई भी आप लॉ बनाएं वो लीगल होनी चाहिए। दूसरी, इट शुड बी जो भी प्राइवेसी के आप कंट्रोल बना रहे हैं ये नेसेसिटी के बेसिस पे होना चाहिए, और ये प्रोपोर्शनल होना चाहिए। तो ये तीनों टेस्ट जो है मीट आउट नहीं करते हैं अंडर द पर्सनल प्रोटेक्शन डेटा बिल। तो ऐसे में जो एक ब्यूरोक्रेट्स है उनके हाथ में बहुत अनफेटर्ड पावर आ जाती है। प्राइवेट पार्टीज जो है पर्सनल डेटा को प्रोसेस कर सकती हैं, विदाउट कॉन्सेंट जो है डेटा को ऑब्टेन कर सकती हैं। बहुत सारे एग्जेम्पशंस हैं इस पर्सनल प्रोटेक्शन डेटा बिल में। तो इसीलिए ये वाला जो बिल है ये सही नहीं है, ये पूरी तरह से गवर्नमेंट के हाथ में कंट्रोल को सेट कर देता है। ऐसे में जो ऑप्शन है वो इंटरनेट ओम्बड्समैन की ऑप्शन हमारे सामने पड़ती है, जो कि एक बेटर ऑफ सॉल्यूशन होगा। तो ये सॉल्यूशन है आपका, ये जो प्रॉब्लम थी वो मैंने बता दी। ये 2 प्रॉब्लम्स साथ साथ इनको सॉल्व करने के लिए जो पर्सनल प्रोटेक्शन डेटा बिल था उसके अंदर भी हमने प्रॉब्लम्स देख ली। अब इनको सॉल्व कैसे किया जाएगा? इनको सॉल्व करेंगे हम इंटरनेट ओम्बड्समैन के थ्रू। ये जो ओम्बड्समैन है इसके अंदर एक्सपर्ट्स होने चाहिए साइबर और इंटरनेट लॉ के, आईटी डेटा मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स हों, डेटा साइंस एक्सपर्ट्स हों, डेटा सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स हों, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपर्ट्स हों, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स और एक्सपर्ट्स हों, और साथ साथ इसके अंदर जो है कंटिन्यूअस सिविल सोसाइटी का कंटिन्यूअल जो है इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, जिससे कि हम सही से डेटा को मैनेज और डेटा की प्राइवेसी को हम मेंटेन कर सकें। नेक्स्ट आर्टिकल आपको देखना है टॉकिंग टफ। ये जो आर्टिकल है ये इसका कहना है कि सेंटर को जो है री एंगेज करना चाहिए एनएससीएन आईएन के साथ।
और बट उसकी जो आर्बिट्ररी डिमांड्स है उसके अंदर गिवन नहीं करना चाहिए। तो NSCN-IN क्या है, आपको पता होगा, ये 2015 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नागा जो जितने भी नागा पीस एकॉर्ड साइन किया था, और उसमें जो है वो साइन किया गया था नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालिम, ईसाक मुवैया पार्टी थी, उसके साथ ये जो है हमने पीस एकॉर्ड साइन किया था। अगर हम इस पीस एकॉर्ड की बात करें तो 2015 से लेकर के 2019 तक इसमें जो है कहीं ना कहीं बोटल नेक्स आ रहे थे और ये सही से इंप्लीमेंट नहीं हो पा रहा था। अभी 2020 में क्या हुआ, वहां पे जो एक नागालैंड के गवर्नर हैं रवि जी, RN रवि, उन्होंने वो इंटरलोक्यूटर भी थे, मतलब कि वो जो है एज ए मीडिएटर भी काम कर रहे थे इन दिस पीस प्रोसेस, और उन्होंने एक लेटर लिखा था अपने जो चीफ मिनिस्टर हैं उनको, और कहा था कि जिस तरह से एक लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बिल्कुल खराब ब्रेकडाउन हो गई है, उसके ऊपर उन्होंने क्वेश्चनिंग की थी। चीफ मिनिस्टर नेम्फू रियो को उन्होंने एक लेटर लिखा था और ये कहा था कि कोलैप्स ऑफ लॉ एंड ऑर्डर देखा जा रहा है नागालैंड में। आर्म्ड गैंग्स जो है वो क्वेश्चन करते हैं इंडिया की सोवरेनिटी और इंटीग्रिटी को लेकर के, और वो ब्लाटेंट एक्सटॉर्शन में लगे हुए हैं, मतलब कि वो लोगों से जो है जबरदस्ती कर वसूली कर रहे हैं। अब ये जो पर्टिकुलर इनका लेटर था, इसको बहुत बुरी तरह से एक्सेप्शन इसका लिया है NSCN-IN ने, क्योंकि ये ग्रुप था जो कि इलीगल जो है टैक्स की कर की वसूली कर रहा था। और अल्टीमेटली इस ग्रुप का कहना है कि वो आप RN रवि जी जो कि इंटरलोक्यूटर हैं उसके साथ जो है डिफर करते हैं और उनको जो है एक्सेप्ट नहीं करते एज एन इंटरलोक्यूटर और चेंज चाहते हैं। अब ये जो लेटर था इसमें बहुत सारी चीजें लिखी गई थी रवि जी के द्वारा, साथ साथ उन्होंने ये भी मतलब ऑर्डर दिया था चीफ मिनिस्टर को कि जब भी कोई आप किसी भी ऑफिशियल को ट्रांसफर करेंगे तो उसके लिए आपको जो गवर्नर हैं उनकी परमिशन लेनी होगी। अब ये लेटर की अगर हम बात करें तो ऑफ द मार्क लेटर नहीं है, ये रियलिटी को जो है शो करता है, बट ये पीस प्रोसेस में एक बड़ा मुद्दा बन के खड़ा हुआ है, क्योंकि NSCN-IN इसने जो है रिलीज कर दिए डिटेल्स 2015 के फ्रेमवर्क एग्रीमेंट की, जो कि अभी तक पब्लिक डोमेन में शेयर्ड नहीं थी। उसके साथ साथ बाकी जो नागा ग्रुप्स हैं उन्होंने भी एक्सेप्शन लिया गवर्नर के रिमार्क का, स्पेशली जहां पर उन्होंने बात की थी, क्योंकि देखिए केवल NSCN-IN जो है ये वसूली नहीं करता है, बाकी नागा ग्रुप्स भी वसूली करते हैं, और लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन अगर आप देखें तो सही में बहुत खराब हो रही है। बट डिफरेंस ये है कि बाकी नागा ग्रुप्स ने ये डिमांड नहीं रखी है कि रवि जी को रिमूव किया जाए एज एन इंटरलॉक्यूटर। 2015 से अगर हम देखें तो एंगेजमेंट जो नागा ग्रुप्स के साथ है वो इंक्रीज हुआ है। NSCN-IN ये जो है मेजर रेबल ऑर्गेनाइजेशन के रूप में परसीव किया जाता है, बट जो डिफरेंसेस हैं वो बहुत इनसिग्निफिकेंट हैं बाकी ग्रुप्स में और NSCN-IN में। बस NSCN-IN जो है ये ग्रेटर नागालैंड की डिमांड के ऊपर परसिस्टेंस करता है, उसके साथ साथ ये जो है कहता है कि नागालैंड के बियॉन्ड बाउंड्रीज के बियॉन्ड जो है ग्रेटर नागालैंड एक्सटेंड करता है। बाकी जो ग्रुप्स हैं वो जो है इस इश्यू को स्टेट बाउंड्रीज को डिस्टर्ब किए बिना जो है सेटल करना चाहते हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि अगर हमने बाउंड्रीज को ऑल्टर किया इससे जो है एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स इंटेंसिफाई हो जाएंगे, स्पेसिफिकली मणिपुर के अंदर। जो नागालैंड के लिए सॉल्यूशन की बात करते हैं हम, वहां पर NSCN-IN के साथ हमें जो है एक एंगेजमेंट बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि अभी भी ये एक मेजर रेबल ग्रुप है। उसके साथ साथ जो इनकी डिमांड्स हैं कि रवि जी को हटाया जाए या इनके ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है, इस तरह की जो अनजस्टिफाइड डिमांड्स हैं NSCN-IN की, इसी तरह से डिमांड की जहां पर ये कर वसूली का अधिकार मांगते हैं, अपना जो है एक अलग फ्लैग चाहते हैं, तो ये सब जो डिमांड्स हैं इनके अंदर हम गिवन नहीं कर सकते हैं। ये जो क्लियर डिफरेंसेस हैं इनको देखना होगा पीस टॉक्स के ऊपर। उसके साथ साथ सेंट्रल गवर्नमेंट को कंसर्न्स देखनी होंगी NSCN-IN की। अभी फिलहाल इनके जो लीडर है वो ऑलरेडी दिल्ली के अंदर है कंसर्न्स को डिस्कस करने के लिए, तो ये कंसर्न्स जो है डिस्कस करनी होगी सेंट्रल गवर्नमेंट को। नागा एकॉर्ड को जो है इन प्रोसेस जो है एंगेज सभी को री एंगेज करना होगा, और प्रोसेस जो है हमें डिरेल नहीं होने देना है, नहीं तो वहां पे एक और ब्लडी फिर दोबारा से वॉर वाली स्थिति आ जाती है। बट साथ साथ गवर्नमेंट को फर्म रहना है और आर्बिट्ररी डिमांड्स में गिवन नहीं करना है। नेक्स्ट जो आर्टिकल हमें देखना है लिमिटेड पीस का आर्टिकल देखना है। अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। आज का जो क्वेश्चन नंबर 1 था वो
यहाँ से और एक और हम आर्टिकल देखेंगे, दोनों आर्टिकल से मिलके बना हुआ है। तो अगर हम उससे पहले हम सुहासिनी हैदर जी का आर्टिकल देख लेते हैं जो यूएई के संबंध में आज आया है इसी न्यूज़पेपर में। देखिए ये आर्टिकल है आपका, इंडिया हेल्स यूएई इजराइल पैक्ट रिटेरिएट्स पैलेस्टीन कॉज। तो यहाँ पे दो चीजें आ गई, इंडिया का क्या स्टैंड है, ये स्टैंड आ गया हमारा, और यहाँ पे जो डील है वो बहुत अच्छे से डिटेल में दी हुई है। तो इंडिया ने जो है क्या किया कि वेलकम किया है कि नॉर्मलाइजेशन हो रही है टाइज इजराइल और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के बीच में, और दोनों ही हमारे की स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं। तो ये चीज इंडिया ने इस चीज को वेलकम किया है। तो ऑलमोस्ट हम इंडिया का स्टैंड देख सकते हैं। इंडिया का स्टैंड काफी पॉजिटिव है इस डील को लेकर के। हमारे जो इसराइल हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर थे उनको ये जो डील की पूरी डिटेल्स हैं वो यूएई के फॉरेन मिनिस्टर शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नाहयान ने फोन करके बताई थी, और उसके साथ साथ ये भी बताया था कि क्या क्या इम्प्लीकेशन होने वाले हैं यूएई के और इसराइल के आपस में फुल टाइज को एस्टैब्लिश करने के। यूएई जो है पहली अरब गल्फ कंट्री बन गई है, पहली अरब गल्फ कंट्री बनी है। दिस इज फर्स्ट अरब गल्फ कंट्री। ठीक है, अरब कंट्रीज दो और भी हैं जिनके जो है पूरे डिप्लोमेटिक संबंध है इसराइल के साथ, वो दूसरी अरब कंट्रीज हैं इजिप्ट और जॉर्डन। बट यूएई इसलिए अलग है क्योंकि ये फर्स्ट अरब कंट्री है, फर्स्ट अरब गल्फ कंट्री है, पहली चीज। दूसरी चीज क्या है कि ये एक स्ट्रॉन्ग अरब कंट्री है, ये वीक कंट्री नहीं है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग कंट्री है। तो ये पहली ऐसी स्ट्रॉन्ग गल्फ अरब कंट्री है जिसने पूरे तरह से अपने जो संबंध हैं वो यूएई के साथ एस्टैब्लिश किए हैं। ये एक ट्राइलेटरल एग्रीमेंट था, बाइलेटरल नहीं था, हालांकि बाइलेटरल रिलेशन एस्टैब्लिश हुए हैं, और इसका नाम क्या है, अब्राहम एकॉर्ड्स। तो आपसे पूछा जा सकता है अब्राहम एकॉर्ड्स क्या है। ठीक है, तो अब्राहम एकॉर्ड्स जो है एक ट्राइलेटरल एग्रीमेंट है। ये ट्राइलेटरल एग्रीमेंट जो है यूएसए ब्रोकर्ड है, यूएसए ने इसको ब्रोकर किया है, और एग्रीमेंट है यूएई और इजराइल के बीच में, जिससे कि ये इजराइल के अंदर यूएई जो है फुल डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट करेगा। बट इजराइल को रिटर्न में क्या देना पड़ा है, इजराइल के जो प्लान थे कि ये एनेक्स करेगा पैलेस्टीन के वेस्ट बैंक एरिया को, वो प्लान जो है सस्पेंड कर दिया है। तो मतलब जहां पर ऑलरेडी इजराइल का अभी इजराइल ने जो कब्जा के रखा हुआ है हिस्सा पैलेस्टीन का, वो गिव अप नहीं किया है। बस इजराइल का प्लान था कि वेस्ट बैंक को वो और ज्यादा जो है रखेगा, और ज्यादा उसके ऊपर कब्जा कर लेगा, एनेक्स करेगा। ये प्लान सस्पेंड कर दिया गया है। इंडिया ने कंसिस्टेंटली सपोर्ट किया है पीस को, स्टेबिलिटी को और डेवलपमेंट को वेस्ट एशिया में, जो कि हमारा एक्सटेंडेड नेबरहुड है, जैसे कि हम लुक वेस्ट पॉलिसी में कहते हैं। इस कॉन्टेक्स्ट में इंडिया जो है वेलकम, इंडिया का स्टैंड, ऑफिशियल स्टैंड क्या है कि हम फुल नॉर्मलाइजेशन को वेलकम करते हैं। उसके साथ साथ अगर हम बात करें इस एग्रीमेंट की, तो यहाँ पे हमें जो है काफी बैलेंसिंग सिचुएशन अब हमें देखनी होगी, क्योंकि ये जो पर्टिकुलर एग्रीमेंट है ये किसके अगेंस्ट बनाया गया है, ये ईरान को कंट्रोल करने के लिए बनाया गया है। अब ये भी हमारे क्लोज एलाइज हैं और ईरान भी हमारी जो है स्ट्रैटेजिक एलाई है। इन दोनों के बीच में बैलेंस करके अब हमें चलना होगा। तो इंडिया को जो है, इंडिया के लिए इसका मीनिंग क्या हुआ, इम्प्लीकेशन फॉर इंडिया। अभी तो हमने स्टैंड देखा था, अब इम्प्लीकेशन देखते हैं इंडिया के ऊपर क्या इम्प्लीकेशन पड़ेगा। इसका इम्प्लीकेशन ये है कि इंडिया को जो है कंटिन्यू करना होगा, बैलेंस बना के चलना होगा वेस्ट एशियन पॉलिटिक्स में। नॉर्मलाइजेशन अगर इसराइल और यूएई के बीच में होती है तो और भी गल्फ कंट्रीज जो है इस तरह के नॉर्मलाइजेशन कर सकती है, स्पेसिफिकली किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया, जो कि सबसे बड़ी जो है, सबसे पावरफुल सुन्नी नेशन है। और अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया के अंदर ऑलमोस्ट 8 करोड़ की जो है सुन्नी पॉपुलेशन है, जो सीधे सीधे बहुत ज्यादा, जिसका एक भावनात्मक जुड़ाव है सऊदी अरेबिया से। तो अगर सऊदी अरेबिया नॉर्मलाइज कर लेता है तो हमें जो है थोड़ा सा ईरान के साथ रिलेशंस को रीअलाइन करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी। ऑलरेडी यूएसए के साथ, यूएसए की वजह से ईरान में हम नॉर्मलाइज नहीं कर पा रहे हैं स्थिति को, और वहां पर एक अपर हैंड हमें चाइना का होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये इसके इम्प्लीकेशन ऑलरेडी हमारे लिए, देखिए पहले क्या था, इंडिया को 3 चीजें बैलेंस करनी पड़ रही थी। एक तरफ इसराइल था, दूसरी तरफ यूएई और अरब कंट्रीज थे, और तीसरी तरफ ईरान था। अब
ये एक ट्राइलेटरल मतलब ये हमें ट्राइंगल को मैनेज बैलेंस करना पड़ रहा था। अब एटलीस्ट हमें एक सिंगुलर लाइन को बैलेंस करना होगा जहां पर इजराइल और यूएई एक तरफ है और ईरान जो है दूसरी तरफ है। तो इसको हमें बैलेंस करना होगा थोड़ा सा, जो कि एक टाइट रोप है, बट आई सपोज कि हमारी फॉरेन पॉलिसी इतनी सक्षम है कि वो इसको बैलेंस कर लेगी, बट ये आपको इम्प्लीकेशन समझना था। इंडिया के काफी डीप स्टेक हैं, क्योंकि हमारी जो है इस पूरे रीजन में, वेस्ट एशिया में हम देखें तो हमारी एनर्जी सप्लाईज की सिक्योरिटी यहाँ से आती है, और एक बहुत बड़ी एक्सपाट्रिएट पॉपुलेशन है इंडिया की जो वेस्ट एशिया में काम करती है। न्यू दिल्ली को ये भी देखना होगा कि ईरान, देखिए यहाँ पे, ये देखिए ईरान ने स्लैम किया है इस एग्रीमेंट को। टर्की और ईरान ने इस एग्रीमेंट की बुराई की है, और टर्की से तो चलिए हमारा इतना रीअलाइनमेंट ज्यादा नहीं है, बट ईरान के साथ हमारा रीअलाइनमेंट, ईरान के साथ हमारी जो स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप है वो स्ट्रांग है। इसीलिए हमें जो है सीधे सीधे ईरान को बैलेंस करना होगा आप। और ये जो एग्रीमेंट है ये सीधे सीधे डायरेक्ट थ्रेट करता है ईरान की सिक्योरिटी को, क्योंकि ये दोनों जो है ईरान की एनिमीज है। इजराइल भी और यूएई या अरब कंट्रीज ये ईरान की एनिमीज हैं। तो अब प्रेशर ईरान के ऊपर ज्यादा है, ईरान की सिक्योरिटी को थ्रेट है। ऐसे में ईरान एक्सपेक्ट करेगा कि उसके एलाइज उससे क्लोज रहें, और क्योंकि ईरान जो है इंडिया को एज ए एलाई नेशन देखता है, तो ऐसे में इंडिया को आप बैलेंस और न्यूट्रलिटी मेंटेन करके चलना होगा। उसके साथ साथ अगर हम पैलेस्टीन के मुद्दे की बात करें, तो पैलेस्टीन ने पूरी तरह से इस एग्रीमेंट को जो है रिजेक्ट किया है, और इसको एक बिट्रेयल करार दिया है। बाकी जो कंट्रीज हैं, ज्यादातर कंट्रीज सबने इस एग्रीमेंट को काफी सराहना की है, बट ये जो हमारा ईरान है हुआ, टर्की हुआ, और आपका जो पैलेस्टीन है, ये 3 कंट्रीज जो है इसके टोटल खिलाफ हैं। अब इसके साथ साथ इंडिया का एक और जो पोजीशन है वो ये है कि इंडिया जो है पुश इन करेगा कि 2 स्टेट सॉल्यूशन आना चाहिए, मतलब कि यूनिलेटरल सॉल्यूशन नहीं होना चाहिए। पैलेस्टीन की जो 2 स्टेट सॉल्यूशन है वो हमें लानी है, मतलब उसके लिए इंडिया का कमिटमेंट है। इंडिया इज कमिटेड टू 2 स्टेट सॉल्यूशन, ये चीज इंडिया का ऑफिशियल स्टैंड है, ठीक है। अब तो हमने बहुत सारी चीजें अब यहाँ की डिस्कस कर ली है, अब हमें यहाँ से देखना है। देखिए पहला जो पार्ट था वो पूरा हमने देख लिया है, यहाँ से अब हम देखेंगे। देखिए अब डील में काफी पोटेंशियल है कि ये अरब इजरायली रिलेशन को चेंज कर सकता है भलाई के लिए, बट उसके साथ साथ ये भी दिखाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कि अरब कंट्रीज अब अपने आप को पैलेस्टीन के क्वेश्चन से डीकपल कर रही हैं। डीकपल मतलब अब अरब कंट्रीज जो है पैलेस्टीन को इतना सपोर्ट नहीं करेंगी। पैलेस्टीन का मुद्दा तो रहेगा, बट इजराइल के साथ उनके रिलेशनशिप सिर्फ पैलेस्टीन के मुद्दे की वजह से खराब नहीं होंगे। यूएई ने जो पूरा डिप्लोमेटिक रिकॉग्निशन की है इजराइल को, ये उसका जो मतलब जो एक विदाउट सस्पेंशन ऑफ प्लान्ड एनेक्सेशन, ये जो है एक्चुअली इस मुद्दे पे किया है कि हम एनेक्सेशन जो प्लान्ड है उसको सस्पेंड कर रहे हैं, बट एक्चुअल जो ऑक्यूपेशन है उसको गिव अप नहीं किया है। तो ये जो इनका 2002 का अरब का एकॉर्ड था, अरब कंट्रीज का जो एकॉर्ड था, उसके अगेंस्ट जाता है। अब अरब कंट्रीज ने क्या एकॉर्ड किया था 2002 में? क्या हुआ था कि अरब कंट्रीज ने अंडर द लीडरशिप ऑफ किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया ये कहा था कि अरब कंट्रीज जो है इजराइल के साथ कोई भी डिप्लोमेटिक संबंध नहीं बनाएंगे जब तक वो 1967 पर के जो बॉर्डर्स थे तब उस पर वापस नहीं जाता। 1967 के बॉर्डर्स में और आज की ग्राउंड सिचुएशन में बहुत डिफरेंसेस आ गए हैं। इजराइल ने बहुत सारे हिस्से जैसे कि सीरिया की गोलन हाइट्स को कब्जा लिया है, और जो पैलेस्टीन की वेस्ट बैंक टेरिटरी है उसको कब्जा लिया है। वहां पर इजराइल की डिफैक्टो बहुत सारे एरियाज में गवर्नमेंट चलती है। उसके साथ साथ ये जो आपका इनिशिएटिव था, इस तरह से जो अरब लीग का रिकॉग्निशन थी कि वो इजराइल को रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे, इसके अगेंस्ट जाता है। तो यूएई जो कि एक अरब लीग के कंट्रीज के साथ मिलकर के, यूएई जो सिग्नेटरी था अरब पीस इनिशिएटिव का, वो इस बड़े इनिशिएटिव से बाहर निकलता हुआ नजर आया है इस डील में। तो अरब पीस इनिशिएटिव आपको याद रखना है, ठीक है। इससे बाहर निकलता हुआ नजर आया है, और शायद ये पहली ऐसी कंट्री होगा जिसने किया है। बाकी कंट्रीज भी फॉलो कर सकती है, ऐसा साफ साफ यूएसए ने कहा था, क्योंकि ये डील जो है यूएसए के द्वारा ब्रोकर की गई है। तो हो सकता है कि और भी कंट्रीज जो है इजराइल के साथ रिलेशनशिप को मजबूत करें। तो क्लियरली यूएई ने मूव किया है अरब इनिशिएटिव से। क्वेश्चन अब ये होगा कि एमिरेटीज जो है जूइश स्टेट को, मतलब इजराइल को, कितना प्रेस कर पाएंगे कि वो अपनी इलीगल ऑक्यूपेशन को हराए पैलेस्टीनियन टेरिटरी से। साथ साथ पैलेस्टीन और
इसराइल के बीच में क्या एमिरेट एक मीडिएटर का काम कर पाएगा, ये देखना होगा आगे। अगर पैलेस्टीन की बात करें तो पैलेस्टीन ने इसको जो है पैलेस्टीन रियलिटी को ना समझ के पैलेस्टीन ने इस पूरे जो मुद्दा है उसको जो है ब्रश इन कर दिया है, और साथ साथ ये लगता है कि पैलेस्टीन और इसराइल का जो इशू है, कॉन्फ्लिक्ट है, वो कंटिन्यू करेगी, बट अरब और इसराइल की जो कॉन्फ्लिक्ट है वो अब खत्म होती हुई नजर आ रही है। तो आज हमने बहुत सारी चीजें बहुत डिटेल में डिस्कस की हैं। आज के डिस्कशन में इतना ही। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें।